नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 12 लाइव। सच्ची खबर में आपका स्वागत है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था फर्रुखाबाद का प्रतीक आज कुशलतापूर्वक लौटा घर परिवार में लौटी मुस्कान। जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक शमशाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चीफ फार्मासिस्ट के पद पर तैनात कमलेश बाबू का बेटा प्रतीक, जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, वहां पर अचानक युद्ध छिड़ जाने से घबराए छात्र ने यूक्रेन के युद्ध की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। तभी से परिजन काफ़ी परेशान रह रहे थे। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया था और छात्र की चिंता सताई जा रही थी। फार्मासिस्ट कमलेश बाबू का बेटा प्रतीक यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई गया था। उसकी 34 साल थी। पिता कमलेश ने बताया कि बेटे ने जानकारी दी कि सुबह से दोपहर तक उसके घर के नज़दीक कई बार बम फूटते थे, तेज़ धमाके होते थे, डर लग रहा था। इस पर कमलेश ने अपने बेटे को हिम्मत बनाई, कहा कि घबराएं नहीं, घर से बाहर ना निकलें। कमलेश ने बताया कि बेटे से जानकारी दी है कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं उनके पास के ही दूसरे शहरों में शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। वहीं बेटे के आने पर मां फूली नहीं समा रही थी और अपने बेटे की आरती उतार रही थी, टीका लगा रही थी। कितनी बेबस मां थी उस समय, जिस समय उसको खबर मिली थी कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, और बेचारी अपने लगते जिगर के टुकड़े के लिए तड़प रही थी कि बेटा किस हाल में होगा, कैसा होगा। बस उसको यही चिंता सता रही थी, किसी तरीके से उसका बेटा घर आ जाए। वही लेकिन प्रभु की महिमा निराली होती है। एक माँ को, जो माँ उस बेटे के लिए काफ़ी परेशान दिख रही थी, और बेटा आते ही उसको अपने गले लगा लिया और बहुत उसे लाड़ प्यार किया। आपका बेटा वापस आया है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसा फील हो रहा है आपको। खुशी हो रही है बहुत। अभी 2 दिन पहले तो आपके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। जी, आपका बेटा घर जो आया है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। भारत सरकार ने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, जो बच्चा मेरा यहाँ तक घर तक आया। और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत अच्छा काम किया जो बच्चे वहाँ से सकुशल वापस आए। थैंक यू। हमारा नाम प्रतीक सिंह है। हम ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं 4th ईयर कोर्स का छात्र, मेडिसिन का छात्र हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप अभी वहाँ थे, आपने वहाँ क्या देखा, और वहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान आने और अपने घर तक आने में कितनी उलझनों का सामना किया? ये पूरी हमें उलझनों का सामना सिर्फ तब तक करना पड़ा जब तक हम यूक्रेन के अंदर थे। जैसे ही हम यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया में एंटर हुए, तब हमें वहाँ पे किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी जब 22 तारीख की समथिंग अराउंड भारत सरकार ने जब एडवाइजरी जारी की थी कि आप वापस आ जाएं, तो हम 28 तारीख की हमने टिकट बनवाई थी। लेकिन जब 23 तारीख से जब वहाँ पे 24 तारीख से जब वहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट होने लगी, तो हमको दिक्कत होने लगी। हमें 24 तारीख और 25 तारीख की दिन हम बॉम्बिंग जब हमारे घर के आजू बाजू हुई, तो हमारा घर कांप रहा था, मतलब हिल रहा था। तो उससे थोड़ा डर हुआ और हमारे दोस्त थोड़े डर गए थे। लेकिन हमने तो सोचा कि 24 तारीख की एक दिन हुआ है, शायद अगले दिन ना हो, तो हम लोग नहीं करिए, थोड़े दिन रह गए, रात में रुक गए। लेकिन फिर अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। और जहाँ पे हम लोग सामान या जिस मतलब पड़ोस में जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे मिसाइलें चल रही थी। ये वीडियो आया था हमारे पास, पता नहीं काफ़ी पहले तब आया था। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ से खाली कर देना ज़्यादा सही है। लेकिन फिर हम लोग रात में जैसे तैसे करके कैब वैब करवा के, कार करवा के, फिर हम लोग अपने दोस्त के यहाँ गए। क्योंकि दोस्त हमारे बोल रहे थे उस दिन टैंक आ रहे थे हमारी सिटी की तरफ। एक सिटी को बर्बाद करने के बाद हमारी सिटी में टैंक आ रहे थे। तो हमारे घर के पास बड़े बड़े ऑयल टैंकर थे, तो हमें लगा कि कहीं इस पर भी हमला ना हो जाए। तो हमने अपना घर खाली कर दिया, बंद करके अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पैसे और थोड़ा बहुत सामान, कपड़े अपने और कुछ खाने पीने की चीज़ें हमने उठा के हम अपने दोस्तों के यहाँ चले गए।
तो लेकिन उस रात भी वहाँ पे हमला हुआ है हमारे घर के आजू बाजू, और हमारे जो और दोस्त जो वहाँ पे रह गए तो वो डरे हुए थे। काफ़ी बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे थे वो बंकरों में छुप गए। वहाँ पे हर कोने पे बॉम्ब शेल्टर है, बंकर हैं, जिसमें कहते हैं अगर बॉम्ब का असर नहीं पड़ता है तो बच्चे उसी में छुपे हुए थे। सब बच्चे वहीं पे, जिनको डर लग रहा था वो ज़्यादातर वहीं पे छुपने जा रहे थे। रात में वहीं छुप जाते थे और दिन में अपना बाहर निकल आते थे। तो हम 24 और 25 की तारीख को तो हम थोड़ा देखे अपना सिस्टम, लेकिन फिर हम लोग जब पता चला कि ये रुक नहीं रहा है, 2 दिन हम लोग ने देख लिया और डर भी गए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग बस करा के फिर हम लोग रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल लिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी यूक्रेन से बाहर निकल जा सके, क्योंकि घर हमारा हिल आता, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। तो ये डर वाली बात थी। और दूसरे शहर तबाह हो गए थे, तो हमें लगा कि यहाँ से निकलना ज़्यादा सही है। और सुनने में आया था हमारा जो शहर है वो समुद्र के ब्लैक सी के पास है, और सुनने में आ रहा था कि ब्लैक सी में रशियन आर्मी बहुत ज़ोरों शोरों से मिलिट्री इन्वेजन करने वाली है। तो हमारा जो हमने बस करवाई, हम लोग ने 50, 60, 70 बच्चों ने मिलकर बस करवाई, और फिर वो बस हम लोगों को रोमानिया बॉर्डर तक छोड़ के आई थी। थोड़ी दूर 8-10 किलोमीटर रोमानिया बॉर्डर से पहले छोड़ दिया था उसने, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश छोड़ने के लिए लाइन लगाए हुए थे, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। तो बस हमारी अंदर तक नहीं जा पाई, तो उन्होंने हम लोग को 10 किलोमीटर, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर उन्होंने उतार दिया था रोमानियन बॉर्डर से। तो उसमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2 दिन 23-24 को दिक्कत हुई, लेकिन फिर बस में हमको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बस जब चल रही थी तो हम लोगों की बार बार चेकिंग हो रही थी। बार बार लोग आके गन दिखा रहे थे, वहाँ के लोग, कि कोई चेक, शायद वो कुछ और देख रहे हो, लेकिन बच्चों को गन दिखा रहे थे और डरा रहे थे। अब वो जाने की क्या कर रहे थे, लेकिन हम लोग को फिर लगभग 6 से 7 बार चेकिंग हुई हम लोगों की। रशियन सोल्जर्स ने की थी, और उसके बाद यूक्रेनियन सोल्जर्स ने की थी। उसके बाद फिर हम रशियन बॉर्डर पे 8 किलोमीटर पहले उन्होंने हमें उतार दिया, और उसके बाद रोमानियन बॉर्डर से, और उसके बाद 8 किलोमीटर पैदल हम लोग रोमानियन और यूक्रेनियन बॉर्डर तक पैदल गए हैं, चल के अपना सामान उठा के, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जब हम लोग रोमानियन बॉर्डर पे पहुंचे, रोमानियन और यूक्रेनियन बॉर्डर पे, तब हमने देखा है कि हमारे जैसे 4 से 5 हजार और लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये देख के काफी बच्चे हताश हो गए थे कि हमारा नंबर कब आएगा, और वहां से सिर्फ 50, 60, 70 बच्चे ही एक बार में निकाले जा रहे थे, और 1-2 घंटे के लिए बॉर्डर बंद किया जा रहा था, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन में टाइम लग रहा था। वहां पे सिर्फ एक महिला थी जो इमिग्रेशन कर रही थी, स्टैंप लगा रही थी कि ये बच्चे अंदर आ रहे हैं, तो वो करने में टाइम लग रहा था। तो उसके हिसाब से 50 से 60 बच्चे 1-2 घंटे में निकल रहे थे। लेकिन वहां पे जब हम लोग गए तो वहां पे रहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ खुला मैदान था। वहां पे बच्चे ये सोच के कम कपड़े पहन के आए थे क्योंकि हमारे शहर में गर्मी थी, लेकिन जब वो रोमानियन और यूक्रेनियन बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्हें लगा, तब ठंड वहां पे माइनस में चली गई थी, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। कुछ बच्चों को, मैं कपड़े ज़्यादा पहन के आया था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ बच्चे जो हाफ शर्ट में पहन के आए थे और जैकेट पहन के आए थे उनको ज़्यादा दिक्कत हुई। कुछ बेहोश हो गए। एक फॉरेन नाइजीरिया की लड़की थी, उसकी वहीं पे डेथ हो गई ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। और कुछ फ्रॉस्ट बाइट के केस भी देखने में आए थे। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी बीमारी होती है जब आपकी उंगलियां ठंड की वजह से बेकार हो जाती है, फिर उन्हें काटना पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसे भी केसेस सामने आए थे। वहाँ पे पैर नीले पड़ रहे थे बच्चों के ठंड की वजह से। कुछ बच्चे 4-4 दिन पहले आए थे लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम 12 घंटे लाइन लगे और थोड़ी मशक्कत करके हम और हमारे दोस्त निकल गए वहाँ से जैसे तैसे। ये भगवान का बहुत बड़ा भला है।